हेलो दोस्तों, नमस्कार। समृद्धि टेक्निकल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम वेल्डिंग के मेन इंपॉर्टेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन से लेकर 80 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन तक देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले के क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में देख चुके हैं, इसलिए अब हम वहां से 51 से लेकर आगे क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए दोस्तों। और हम अब शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, अब हम जो क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं वो 51 से लेकर 80 नंबर तक होगा। आप पूरे क्वेश्चन को अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, अर्थात 51 नंबर क्वेश्चन। आर्क वेल्डिंग में आर्क की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों, ये क्वेश्चन को थोड़ा समझना होगा। आर्क वेल्डिंग आपने देखा होगा, जिसमें इलेक्ट्रिक आर्क एक वेल्डिंग रॉड होता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक रॉड बोलते हैं या इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और इसके नीचे जॉब होते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें आर्क की लंबाई क्या होता है। तो आर्क जो है, यहाँ पे आपको देखना होगा, ये रॉड से नीचे जो एक बड़ा सा चिंगारी बनती है उसे आर्क कहते हैं। और ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है लॉन्ग आर्क, एक होता है शॉर्ट आर्क, और एक होता है राइट मतलब सही आर्क। तो आपको यदि मान लीजिए आपने 3.15 का रॉड यूज किया, तो आपको जो लेंथ है उस लेंथ को भी उतना ही रखना चाहिए, तो आप बिल्कुल सही वेल्डिंग कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन होगा रॉड के व्यास के बराबर। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही बैठ रहा है, इलेक्ट्रोड के व्यास के बराबर। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रॉड के व्यास के बराबर आपको जो आर्क होती है उसकी लंबाई को रखना है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु के वेल्डिंग के लिए प्री हीटिंग की आवश्यकता होती है? दोस्तों, यहाँ आप बहुत अच्छे से एकदम बारीकी से देखिएगा। ये जो ऑप्शन है माइल्ड स्टील में आप प्री हीटिंग नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से उसे वेल्डिंग कर सकते हैं। कास्ट आयरन में प्री हीटिंग तो करना पड़ता है, लेकिन उतना भी नहीं जितना एल्यूमिनियम में करना पड़ता है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है बहुत तेज़ी से क्रिया कर जाती है ऑक्सीजन के साथ, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देता है। दोस्तों, अब मान लीजिए आप वेल्डिंग कर रहे हैं, एल्यूमिनियम 648 डिग्री सेल्सियस में पिघलता है। अब यदि आपने थोड़ा सा भी लापरवाही की और आपने प्री हीटिंग नहीं की, तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एक ऑक्साइड बना देता है, और वो 1900 डिग्री सेल्सियस तक के जाके वो पिघलती है। कौन? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो दोस्तों, इस ऑक्साइड को पिघलने के लिए 1900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, और इतना टेम्परेचर में एल्यूमिनियम की पता भी नहीं चलेगा वहाँ कहाँ पिघल के कहाँ चलेगी। इसलिए एक बड़ा समस्या है कि हम इसे वेल्डिंग जब करते हैं तो बड़ा मुश्किल आती है। यही समस्या के कारण हम उसे पहले प्रीहीट करते हैं और वेल्डिंग को कंटिन्यू करते हैं। उसे नोजल को उठाते नहीं या टॉर्च को हम अलग नहीं करते, कंटिन्यू करते हुए वेल्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो होगा एल्यूमिनियम होगा। अब मान लीजिए यदि इसमें ऑप्शन नंबर बी और सी दिया होता डी नंबर में ब और स, तो आपको दोनों के साथ जाना था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। दोस्तों, सामान्य ग्रे कास्ट आयरन की वेल्डिंग की जाता है। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। सामान्यतः ग्रे कास्ट आयरन को वेल्डिंग किया जाता है। आपको पता होगा कि कास्ट आयरन में वेल्डिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यदि इसको वेल्डिंग करना है फिर भी, तो आप कौन सा मेथड से करेंगे? तो चलिए क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं। अब देखिए, जो ऑप्शन है गैस वेल्डिंग द्वारा, टीआईजी वेल्डिंग द्वारा, फोर्ज वेल्डिंग द्वारा, या कोई अन्य। तो यहाँ पे आपको मैं डिटेल्स बताना चाहूँगा कि कास्ट आयरन में फोर्जिंग नहीं होता और फोर्ज वेल्डिंग तो होता ही नहीं, क्योंकि फोर्जिंग में तो पीट कूट के वेल्डिंग किया जाता। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। टीआईजी टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग तो इसमें कास्ट आयरन में नहीं होता है ये, क्योंकि अलॉय स्टील के लिए होता है। इसलिए आपको गैस वेल्डिंग करना चाहिए। गैस वेल्डिंग के द्वारा आप कास्ट आयरन की वेल्डिंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, थर्मिट वेल्डिंग में आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मिश्रण का अनुपात होता है। दोस्तों, थर्मिट वेल्डिंग क्या है? तो आपको मैं बता दूं कि थर्मिट वेल्डिंग एक रासायनिक वेल्डिंग है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेल्डिंग है जहाँ पे बिजली की सप्लाई नहीं होती, या दूर दराज जैसे सेना के कोई कंस्ट्रक्शन हो, या रेलवे के द्वारा पटरी के बीच में कोई जॉइंट बनाना है, तो वहाँ थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे आपको लेना है 1 भाग आयरन का ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के पाउडर 3 भाग, ऐसा एक रेशो बनाया जाएगा। उस रेशो को फिर थोड़ा सा जब हीट करते हैं तो बहुत तेज़ी से वो ऑक्सीडेशन हो जाता है, क्रिया कर जाता है, और वहाँ का तापमान बहुत तेज़ी से 4000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो दोस्तों, इस तापमान में जो भी धातु रहती है वो पिघल कर पूरी तरह से तरल अवस्था में आ जाती है, और वहाँ
वेल्डिंग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आपने कई एग्जाम में देखा होगा। प्लाज्मा टार्च का तापमान कितना होता है? तो आपको पता होगा कि प्लाज्मा वेल्डिंग जो होता है एक यूनिक वेल्डिंग है और ये सभी वेल्डिंग से थोड़ा हटके होता है। और ये जो वेल्डिंग है इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है जब वेल्डिंग किया जाता है, तब खास करके उन अलॉय के लिए या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में पिघलने वाले जो मेटल होते हैं उनको वेल्डिंग करने के लिए इस मेथड का प्रयोग किया जाता है। प्लाज्मा टॉर्च के बारे में भी एक क्लास लिया जाएगा, इसके बारे में हम आपको विशेष तौर पे बहुत सारी जानकारी देने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 5000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 56 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। ये क्वेश्चन के बारे में मैंने पहले भी थोड़ा सा चर्चा किया था आपसे, चलिए और भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। ये वेल्डिंग के कुरूपता लिखा हुआ है जिसको हम डिस्टॉर्शन बोलते हैं इंग्लिश में। और मैंने आपको इससे पहले वाला जो सेशन था उसमें हमने बताया था कि डिस्टॉर्शन जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है लंबाई में, एक होता है चौड़ाई में और एक होता है कोणीय में। तो कुरूपण के कारण मैंने आपको बताया था कि यदि जॉब में टैगिंग नहीं करते या उसको सी क्लेम के द्वारा जॉब को क्लेम नहीं करते तो ये समस्या बहुत तेज़ी से आ सकता है। ठीक है, ये जो टेढ़ा होने वाला या बैंड होने वाला ये आ सकता है। और इसका एक और दूसरा रीज़न भी होता है, वो रीज़न है प्री हीटिंग का ना करना। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर जो है वो एक ही ऑप्शन सही बैठता है दोस्तों। देखिए यहाँ वेल्डिंग, उचित वेल्डिंग का उपयोग नहीं होने से, तो ये तो ठीक नहीं है। उचित क्लैंपिंग विधि का उपयोग नहीं होने से, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बैठा है। देखिए आप क्लैंपिंग सही नहीं करेंगे तो ये आपका डिस्टॉर्शन आना स्वाभाविक है। तो आप इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप 57 नंबर क्वेश्चन को देखिए। आपने न्यूट्रल फ्लेम बहुत नाम सुना होगा। उदासीन ज्वाला में एसिटिलीन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है, ये आपने कई बार सुना होगा। उदासीन ज्वाला मीन्स होता है न्यूट्रल फ्लेम। आप न्यूट्रल फ्लेम के बारे में सुना होगा जिसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, C2H2+O2 ये यूज करते हैं। तो इससे जो कॉम्बिनेशन बनता है आपको बताना है कि कितना कॉम्बिनेशन रहता है। तो जैसे कि नाम से न्यूट्रल है तो 1:1 का प्रयोग यहाँ करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अपन 1:1 का रेशो में मिलाएंगे। तो ये इसी प्रकार से सभी फ्लेम जो होता है, न्यूट्रल के बाद ऑक्सीडेशन फ्लेम, कार्बोनाइजिंग फ्लेम, ये सभी का भी रेशो होता है। चलिए हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब हम 58 नंबर 58 नंबर क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड बनाया जाता है दोस्तों, इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैंने चर्चा किया था आपके साथ। आपको बताया था कि दो जब पतले पतले शीट जोड़ना होता है, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि बस की बॉडी, ट्रक या दीवान, कारपेंटर लोग या बहुत सारे जो शीट मेटल वर्क होता है वहाँ पे आपने देखा होगा 2 शीट को जोड़ने के लिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें बहुत सारे प्रकार के वेल्डिंग आते हैं, सीम वेल्डिंग आता है, उसके बाद एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग आता है। तो बहुत सारे वेल्डिंग इसमें भी है। इसके बारे में आप जब पढ़ेंगे या हम पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बताना है कि इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है ये ना गलने वाला इलेक्ट्रोड है, इस कॉपर का। ठीक है दोस्तों, तो ये काम क्या करता है, 2 शीट को रखते हैं यहाँ पे और इसमें ये जो कॉपर के 2 इलेक्ट्रोड है इसके बीच में जब शीट को रखते हैं और इसमें हाई फ्रीक्वेंसी करंट देते हैं तो करंट यहाँ से पास होने लगती है दोनों के बीच में से। और यहाँ एक प्लास्टिक अवस्था आ जाता है। प्लास्टिक मीन्स होता है कि एक ऐसा अवस्था आ जाता है जिसमें दोनों शीट एकदम नरम हो जाता है और उसको फोर्स भी देते हैं अपन दोनों तरफ से। 100 kg फोर्स दे दिया, मान लीजिए यहाँ से हमने फोर्स दिया तो वो क्या चिपक जाता है। तो इस मेथड से इसको वेल्डिंग करते हैं और रेजिस्टेंस वेल्डिंग इसका नाम है। और इसमें इलेक्ट्रोड कॉपर का बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। किन धातु की वेल्डिंग में ऑक्सीकरण ज्वाला का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ आप देखिए एल्यूमिनियम और निकिल इन दोनों के लिए आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तांबा और कांसा ये दोनों ही तांबा बेस मेटल है, तो यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। यहाँ पे आपको तांबा तथा कांसा की जब आपको वेल्डिंग करना है तो आपको ऑक्सीडेशन फ्लेम की आवश्यकता पड़ेगी। स्टील और अलॉय स्टील के लिए भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ग्रे कास्ट आयरन के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59 के बाद हम 60 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। और 60 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे कि
ऑक्सीडेशन फिल्म के लिए। ऑक्सीडेशन फिल्म में क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो आपको ये बताना है कि इसमें ऑक्सीजन का मात्रा क्या होता है और एसिटिलीन का क्या है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है, एक चीज़ आपको ध्यान ये देना है कि ऑक्सीजन पहले है कि एसिटिलीन पहले है। तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन पहले है, तो जो चीज़ पहले होते हैं दोस्तों उस रेशो में भी हम पहले ही देखेंगे। तो देखिए 1:1 तो न्यूट्रल फिल्म का हो गया दोस्तों, और 1.5:1 रेशो 1 जो है दोस्तों, 1.5 अनुपात जो है वो ऑक्सीजन का होता है और 1 जो है वो एसिटिलीन का होता है। तो ये बिल्कुल सही है। और ये देखिए ये भी कंटेंट तो सेम है लेकिन ये चेंज है, ये इधर कर दिया इसलिए ये गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। तो सही कौन सा है, 1.5:1। तो ये हो गया आपका 60 नंबर। अब आप क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। 61 नंबर क्वेश्चन जो है, कार्बोराइजिंग ज्वाला में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का अनुपात होता है, क्या होगा आपको ये भी बताना है। तो इसमें क्या होता है, कार्बोराइजिंग फ्लेम में क्या होता है दोस्तों, एसिटिलीन का मात्रा अधिक होता है। ठीक है, तो एसिटिलीन जो है C2H2 उसका मात्रा प्लस में होगा और थोड़ा कम जो होगा वो O2 होगा। तो इस स्थिति में कितना होगा, तो 0.9% जो है वो आपको कार्बोराइजिंग फ्लेम में लेना है ऑक्सीजन, और 1% जो रहेगा दोस्तों एसिटिलीन। क्यों, क्योंकि एसिटिलीन की मात्रा यहाँ अधिक होना चाहिए तब जाके ये फ्लेम तैयार होता है। इस फ्लेम के बारे में आपको पता होगा कि 3100 डिग्री सेल्सियस जो है इसका टेम्परेचर होता है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62, स्टील में वेल्डिंग हेतु कौन सा ज्वाला का उपयोग करते हैं। तो आपको स्टील की वेल्डिंग करना है। देखिए स्टील क्या होता है दोस्तों, जिसमें आप आयरन प्लस कार्बन को मिश्रण से तैयार करते हैं, तो इसका मिश्रण को स्टील कहते हैं। तो दोस्तों स्टील में जो वेल्डिंग करते समय आपको चाहिए न्यूट्रल फ्लेम। ठीक है, स्टील में वेल्डिंग करते समय आपको न्यूट्रल फ्लेम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 63, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए गैस का दबाव होता है। तो आपने सुना होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर में जो गैस का प्रेशर होता है 120 से लेकर 150 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये होता है कौन सा सिलेंडर में, ऑक्सीजन। जो सिलेंडर बड़ा होता है उसको ऑक्सीजन सिलेंडर बोलते हैं, आपने देखा होगा। और उसके अंदर जो प्रेशर रहता है वो 120 से लेकर 150 kg पर वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न नंबर या क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। ऑक्सीडेशन फ्लेम का तापमान कितना होता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही इसको आपने 3 बार सुन लिया तो आपको खुद ही याद हो गया। अब एग्ज़ाम में आप गलत नहीं करेंगे। अब आप 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्बोराइजिंग फ्लेम का तापमान कितना होता है। तो दोस्तों कार्बोराइजिंग फ्लेम का तापमान 3100 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि कार्बन की मात्रा इसमें जो एसिटिलीन की मात्रा है वो अधिक होता है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देखना है, बैक फायर के कारण है। आपको ये बताना है कि बैक फायर, फ्लैश फायर आपने सुना होगा कि जब सिलेंडर गैस सिलेंडर, दोनों सिलेंडर होता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन, और उसका प्रयोग करके हम नोजल को कटिंग करते समय नोजल को जब नज़दीक ले जाते हैं मेटल के, तो आपने सुना होगा कि एकदम से आवाज़ आती है और पाइप के अंदर फ्लेम, आग जो है वो वापस चले जाती है ऑक्सीजन से एसिटिलीन की ओर, और इससे बड़ा एक दुर्घटना हो सकता है, ऐसा आपने सुना होगा। तो आपको बताना है कि इसका संभावित कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है। तो मैं आपको बता दूं कि नोजल मेल्टन पूल के संपर्क में हो। मेल्टन पूल क्या होता है इसके बारे में मैंने बताया था, ये कुंड होता है, धातु पिघला हुआ कुंड। जैसे आप यहाँ कटिंग कर रहे हैं या वेल्डिंग कर रहे हैं मान लीजिए, तो यहाँ पे आप जब जो तरल पिघला हुआ अवस्था में जो मेटल होता है उसको बोलते हैं मेल्टन पुल। इसके संपर्क में आने से यदि 5 मिलीमीटर से आपने नज़दीक ले गए तो ये समस्या आ सकती है। नोजल ओवर हीटिंग हो दोस्तों, ये जो नोजल है ये यदि हीटिंग होने लगे, हीटिंग कब होता है, जब इसमें अवरोध पैदा होता है। मान लीजिए कोई छींटे वीटे पड़ गया उसके सामने, उसके नोजल के सामने, तो हीटिंग हो सकता है। ऐसे होने से भी ये समस्या पैदा होती है। अगला जो है नोजल आरफिस में कार्बन या स्पार्क जमा हो जाना। ये आरफिस मतलब दोस्तों ये वही है, नोजल के जो छेद होते हैं उसको आरफिस बोला जाता है। और उसमें यदि कार्बन या स्पार्क जमा हो जाए या होल के अंदर जो कचड़े जमा हो जाए तो भी ये समस्या हो सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन है वो इसके साथ तालमेल बैठ रहा है, इसलिए इसका डी नंबर सही आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं 67, वेल्डिंग मशीन का साइज निर्धारण किया जाता है। दोस्तों हर चीज़ का साइज निर्धारण किया जाता है, इसी प्रकार से वेल्डिंग मशीन का भी साइज का निर्धारण किया जाता है। कैसे किया जाता है, तो निश्चित तौर पे उसमें जो भी करंट आपको प्राप्त हो रहा है इस मशीन से उसी से होगा, क्योंकि
आपको आउटपुट से मतलब है, इनपुट से मतलब नहीं है। कितना करंट ले रही है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको कितना उसका आउटपुट मिल रहा है तो आपको बताना है कि प्राप्त एम्पियर द्वारा, क्योंकि हमें वेल्डिंग मशीन से करंट मिलता है और करंट को एम्पियर में मापा जाता है। हम मैंने दोस्तों हर क्वेश्चन को 2 3 4 4 ऑप्शन आपको अलग से बताया, इसलिए आपको ये सारी चीज़ याद रखना है। मैं सिर्फ आपको 20 या 30 क्वेश्चन ही नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन के साथ साथ जवाब भी बताते जा रहा हूँ या आंसर को आपके सामने रख रहा हूँ। तो चलिए, आर्क वेल्डिंग करते समय जॉब पर अत्यधिक छींटे आने के क्या कारण हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप एक बार देखिए। आर्क वेल्डिंग में वेल्डिंग रॉड या इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं और जो जॉब होता है उससे इलेक्ट्रोड के गैप भी उतना ही होना चाहिए जितना वेल्डिंग रॉड का होता है। तो दोस्तों क्या होता है, कभी कभी क्या करता है, कोई कारीगर नया है या उसको अनुभव की कमी है तो क्या करता है, जैसे रॉड मान लीजिए 3.15 है तो वो 5 मिलीमीटर दूरी उसका बना देता है। नियम से तो उसको 3 से 3.5 mm के बीच में डिस्टेंस रखना चाहिए था, उससे सही आर्क होता। लेकिन वो क्या करता है कि 5 मिलीमीटर या उससे अधिक दूरी पर वो इलेक्ट्रोड को रखता है तो उससे लॉन्ग आर्क हो जाता है। जैसे ही लॉन्ग आर्क हो जाता है तो उससे छींटे पड़ना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल, यदि आप घर में भजिया बना रहे हैं मान लीजिए, तो आपने यदि भजिया को बनाते समय या बूंदी बूंदी यदि कोई भी चीज़ बना रहे, पकवान बना रहे हैं, तो खास करके भजिया को, तो आप यदि तेल के काफ़ी ऊपर से उसे छोड़ेंगे तो जो दाना होगा, छोटे छोटे जो दाना होता है वो ज़्यादा होंगे। आप तेल में जब उसको तेल से उसको निकालेंगे तो देखेंगे कि दाना की मात्रा ज़्यादा है। तो दोस्तों यही चीज़ है कि यदि आप ज़्यादा ऊपर से छोड़ेंगे तो वो जो दाना है वो दाना पड़ेंगे, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में स्पैटर बोलते हैं। अर्थात आप ये बोल सकते हैं कि भजिया में स्पैटर की संख्या ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। तो आपको क्या ऑप्शन में क्या मिला, वेल्डिंग करते समय जॉब पर अत्यधिक छींटे, तो छींटे के कारण लंबी आर्क है। तो आप समझ गए कि लंबी आर्क के कारण ये छींटे पड़ता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, वामवर्ती मतलब लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक में ब्लो पाइप की टिप को जॉब के साथ कितने डिग्री के कोण पर रखना चाहिए। दोस्तों मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं यहाँ लिखा है कि R to L, अर्थात देखो ये जॉब है और आपने ये ब्लो पाइप को पकड़ा। ब्लो पाइप मतलब होता है कि जो जिससे आप वेल्डिंग करते हैं, गैस वेल्डिंग, उसको ब्लो पाइप बोला जाता है। ये ब्लो पाइप है, इसको आप देख नहीं पा रहे होंगे, चलिए ठीक है फिर से दिखाता हूँ। दोस्तों ये ब्लो पाइप है, गैस वेल्डिंग करते समय इसका प्रयोग करते हैं। तो ब्लो पाइप के साथ साथ मान लीजिए ये नीचे जॉब रखा है और आपका जो इलेक्ट्रोड है वो आपके हाथ में है। कौन से हाथ में दोस्तों, मान लीजिए आपके राइट हाथ में आपको टॉर्च है और एल में आपके फीलर रॉड। फीलर रॉड क्या होता है, जिस मेटल से पिघला के फिलिंग की जाती है, तो फीलर रॉड है। अब इसमें आपको ये बताना है कि ये कौन सा टेक्निक है। तो ये हो गया राइट वर्ड टू लेफ्ट, मतलब कि लेफ्ट वर्ड, जहाँ से जिधर जा रहे हैं उसको हम उसी नाम से जानेंगे। आपको अब आप देख रहे होंगे कि इतने सारे बातें मैं इसलिए बताया कि उसके एंगल, तो ये बताया कि जॉब के साथ, ब्लो पाइप के टिप को जॉब के साथ। अब आपको ये बताना है, अब ये बताना है कि इसका एंगल जो है वो कितना डिग्री होना चाहिए। तो आपको यहाँ बता दूँ मैं 60 से 70 डिग्री। ठीक है, तो मैं दोस्तों यहाँ भी आपको 2 3 4 क्वेश्चन बता दिया कि कहाँ से किस ओर जाते हैं, दाएं हाथ में क्या होता है, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया है। तो अब आप 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों, 60 से 70, ये मैं लिख के दिखाया आपको। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 70, दक्षिणावर्त वेल्डिंग तकनीक में ब्लो पाइप की टिप जॉब के साथ कितने डिग्री के कोण पर रखना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है, दक्षिणावर्त मतलब होता है राइट वर्ड। क्या होता है, राइट वर्ड वेल्डिंग। तो राइट वर्ड वेल्डिंग में क्या करना है आपको, कि वेल्डिंग आपको आप यहाँ से करना है, लेफ़्ट से लेकर राइट की ओर जाना है। और आपको जो वेल्डिंग आपको लेफ़्ट से शुरू करना है। अब फीलर रॉड आपके लेफ़्ट हाथ में ही होगा, ब्लो पाइप आपके राइट हाथ में ही होगा। लेकिन आपको यहाँ बताना है कि टीप को कितने डिग्री के कोण में रखा जाता है दोस्तों। तो यहाँ आपका 40 से 50 डिग्री पर रखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 71 को देखिए। वामावर्ती वेल्डिंग है ना, वामावर्ती मतलब होता है लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक में फीलर रॉड, टेक्निक मतलब तकनीक, फीलर रॉड को जॉब के साथ कितने डिग्री के कोण पर रखना चाहिए। तो आपको यहाँ बताना है कि रॉड को कितने डिग्री पर रखें। रॉड मतलब होता है दोस्तों ये आपका फीलर, ये टॉर्च है ब्लो पाइप,
और ये जो है इसको फीलर रॉड बोला जाता है। तो फीलर रॉड को कितने डिग्री पे रखना चाहिए, तो यहाँ आपको रखना चाहिए 40 डिग्री पे। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे पूरी अच्छे तरह से एक बार देखिए। आपको यदि समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को 2 बार देखिए, तो आपको एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत होता है तो मुझे आप कमेंट्स करिएगा, सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आया, तो मैं आपको स्पेशली बता दूंगा कि क्या होता है ये। अब आप 72 नंबर क्वेश्चन देखिए। 72 गैस वेल्डिंग में इस ज्वाला का प्रयोग मृदु इस्पात की वेल्डिंग में किया जाता है। तो आपको ये बताना है कि माइल्ड स्टील के लिए कौन सा फ्लेम का प्रयोग करना चाहिए, तो बेस्ट है न्यूट्रल फ्लेम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम कुछ थोड़ा सा नॉन टेक में देख लेते हैं, जीके के क्वेश्चन कुछ। 73 देखिए, भारत में नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है। दोस्तों आप यदि टेक्निकल पढ़ पढ़ के थक गए तो थोड़ा सा नॉन टेक या जीके के क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। तो मैंने इसलिए 10 क्वेश्चन को सम्मिलित किया इसमें। तो आपके पास नोट होते हैं, अब सबके जेब में नोट होते हैं, वॉलेट में होते हैं, तो आपको बताना है कि आपके पास जो नोट होता है उस नोट में कितने भाषाओं में मुद्रा का जो मूल्य लिखा होता है वो बताना है आपको। मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता है, जिसको नहीं पता है वो सुन लीजिए। 16 भाषा आप गिन सकते हैं। आप जेब से निकाल लीजिए, अपने संदूक से निकाल लीजिए, अपने वॉलेट से निकाल लीजिए और उसको गिनिए उसका कितना भाषा है। आपको ध्यान रखना है कि एक भाषा जो है आपको उस पूरे कॉलम से बाहर मिलेगा, तो आप उसे अच्छे से देखिएगा, आपको 16 लैंग्वेज मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो आपको बताना है कि आपको मालूम है कि तीनों सेनाओं का जो मेन होता है वो भी राष्ट्रपति होता है। तो यहाँ पे सारे सर्वोच्च सेनापति जो होता है भारत का राष्ट्रपति है। और भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो आपको बता दूं मैं, रामनाथ कोविंद जी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को बनाया जाता है। तो यहाँ आपको बता दूं मैं, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है, तो ये आपको बता देता हूँ मैं, लॉर्ड डलहौजी इसका ऑप्शन का सही आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, इसको आप देखना, लंबा प्लेटफॉर्म में आपको खड़गपुर लगाना होता है, ये बंगाल में है। लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसमें गोरखपुर लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों ये खड़गपुर ही इसका सही आंसर होगा, गोरखपुर में ये नहीं होगा। अब देखिए 78 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर है, तो यहाँ आपको मुगल सराय लगाना है, यहाँ आपको खड़गपुर नहीं लगाना है। ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन 1969 में किया गया, इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो आपको इसरो के बारे में बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो आपको मैं बता दूं कि इसका बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। दोस्तों एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में आते रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट में प्रयुक्त www का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आपने हर एग्जाम में प्राय देखा होगा। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा होता है, तो ये आपको बताना है कि कौन सा है। तो आपको पता होगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये सबसे बड़ा है फिल्म दुनिया वाले के लिए। ठीक है ना। तो आपको अगला क्वेश्चन बताना है कि चंद्रमा में चरण रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। तो ये आपको पता होगा या आपने सुना भी होगा दोस्तों। आपके चौथी की किताब में भी ये क्वेश्चन है। नील ए आर्मस्ट्रॉन्ग जो है इसका सही आंसर है, ये आपने सुना भी होगा या पढ़ा भी होगा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम बताना है दोस्तों। तो दोस्तों भारत ने जो कामयाबी प्राप्त किया है इसरो ने, उसने जो सबसे पहला उपग्रह बनाया था, सैटेलाइट बनाया था, वो आर्यभट्ट नाम का बनाया था। ठीक है दोस्तों। वो आर्यभट्ट के बारे में आपको भी पता होगा। वेल्डिंग बूथ का रंग कौन सा होना चाहिए, तो दोस्तों ये आपको पता है वेल्डिंग बूथ का रंग कौन सा होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि इसका रंग जो है वो काला होना चाहिए। कभी कभी यदि काला रंग पेंट आपके पास नहीं है, उस कंडीशन में आप पीला कर सकते हो। ठीक है। तो पीला या काला इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप किसका बना होता है। तो ये बना होता है दोस्तों सिलिकॉन का बना होता है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 87, महात्मा गांधी का ज्येष्ठ पुत्र कौन था। तो ये आपको बताना है कि महात्मा गांधी का ज्येष्ठ पुत्र है कौन है भाई, तो ये है हरिलाल गांधी। ये लोग सब अब निकल चुके हैं इस दुनिया से। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था, किसने बनाया था ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि
उद्दीन ऐबक ने इसको बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए 90, भारत का विश्व दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? अर्थात भारत जो है वो दुग्ध में कौन सा स्थान रखता है? तो प्रथम, क्योंकि भारत जो है वो बहुत बड़ा दूध उत्पादक देश है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, एक ऑफर वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 91, ये मैं आपको 30 के साथ एक फ्री दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप इस क्वेश्चन को जान जाते तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। खालिस्तान के द्वारा ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला धातु को काटती है। दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि खालिस्तान के द्वारा ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला धातु को काटती है। क्यों काटती है? आपने देखा होगा ये ब्लो पाइप है, ये कटिंग टॉर्च आपने देखा होगा इस प्रकार से रहता है, मान लीजिए ना। तो यहाँ से आपने देखा होगा एक होल बीच में रहता है और बाकी 4-5 होल इस टाइप से रहता है। आप ध्यान दीजिए, एक होल है, 2 3 4 5 6, ये जो बीच में एक है ऑक्सीजन निकलता है इससे, और बाकी सब जो है ऑक्सीजन और एसिटिलेंट का कॉम्बिनेशन निकलता है जब कटिंग करते हैं उस समय। ठीक है दोस्तों, तो कटिंग करते समय ये चारों 5 होल जो है ये प्री हीटिंग करता है। क्या करता है दोस्तों? प्री हीटिंग। तो प्री हीटिंग करने के बाद क्या करता है, जब 900 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है स्टील में, 900 डिग्री टेम्परेचर पहुंचने के बाद जब 900 पहुंच जाता है तो आपको क्या करना पड़ता है, एक लीवर रहता है यहाँ पे, वो लीवर को दबाते हैं तो उसमें से निकलता है, सेंटर वाला होल का कॉन्टैक्ट जो रहता है वो लीवर से रहता है। तो जब इसको दबाया जाता है लीवर को तो सिर्फ ऑक्सीजन निकलता है, और ऑक्सीजन निकल के उस मेटल जो हीट मेटल रहता है उसके साथ क्रिया कर जाती है और ऑक्सीडेशन बना देता है। और चूंकि हीट के साथ साथ वहाँ एक फोर्स भी होता है ऑक्सीजन का, 160 kg का एक प्रेशर होता है, वो प्रेशर जो है वहाँ ऑक्सीडेशन करता हुआ धातु को उड़ा देता है वहाँ से। तो दोस्तों जो प्रोसेस है, पिघलाने वाला प्रोसेस भी नहीं होगा और स्टील कोई प्रोसेस नहीं, और तीव्र, देखिए ऑक्सीकरण, हाँ ऑक्सीकरण होता है, लेकिन दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ना वो तीव्र ऑक्सीकरण होता है। अब आप ये समझेंगे कि तीव्र ऑक्सीकरण क्या है। तो दोस्तों ऑक्सीजन तो है ही है, लेकिन जब हम उसको तेजी से छोड़ते हैं 160 kg के प्रेशर से, तब वो तेजी से उसको हटाता है। तो दोस्तों ये जो कटिंग प्रोसेस है ये धातु को सड़ाने वाले प्रोसेस है, ना कि उसको मूव करा के हटाता है, पिघला के नहीं हटाते। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखिए, और इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसा लगा आपको ये सारे क्वेश्चन मुझे ज़रूर बताइएगा। यदि आपको बहुत अच्छा लगा तो कमेंट्स तो आप कर ही दीजिए कैसे रहा। यदि आपको अच्छा नहीं भी लगा तो मुझे कमेंट्स करिए, ठीक है। और आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप हमेशा हमेशा देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल, क्योंकि मैं एक से एक वीडियो लाने वाला हूं। और कुछ वीडियो तो आप देख सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और कुछ मैं प्लेलिस्ट में डाला हूं। आप चैनल पे समृद्धि टेक्निकल में जाकर भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।